आदित्य अपने पिता रघुनाथ के साथ खेत में काम कर रहा था कि तभी गांव का दबंग साहूकार अपने साथी लाला राम के साथ वहां आ पहुंचा। ए आदित्य, मेरी बात कान खोल के सुन। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार नहीं आऊंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू यह खेत खाली कर दे। इस खेत की जो कीमत है वो मैं तुझको दे रहा हूँ, उसको चुपचाप रख ले। यह सुनकर रघुनाथ डर गया और अपने बेटे आदित्य की ओर देखकर बोला, बेटा साहूकार दबंग है, उसका ताल्लुक राजमहल तक से रहता है। मुझे लगता है कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। सारा गांव उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, हम क्या कर लेंगे बेटा? चुप रहिए पिताजी, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर सारा गांव उसके खिलाफ नहीं बोलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो चाहेगा वो करता रहेगा। यह जमीन है जिस पर आपने खेती की, आपके पिताजी ने खेती की। यह हमारी मां के समान है और हम इसको कौड़ियों के भाव साहूकार को नहीं देने वाले। इतना कहकर आदित्य ने साहूकार की ओर देखा और गरज कर बोला, ये साहूकार चला जाए यहां से। तेरी इन गीदड़ भभकियों से कमजोर लोग डरते होंगे, हम नहीं डरते। यह सुनकर लाला राम, जो साहूकार का नौकर और चाटुकार था, गुस्से से बोला, अबे ओ, तू क्या खुद को बहुत बड़ा वीर समझता है? तुझे क्या लगता है कि तू बहुत ताकतवर है? रुक जा तेरी तो। अरे ओ लाला राम, रुक जाओ। हम एक किसान हैं। किसान धरती का सीना चीरकर अनाज उगाना जानते हैं, तपती दोपहर में हल चलाना जानते हैं। और अगर हमारा एक हाथ गलती से तुम पर या इस साहूकार पर पड़ गया ना, तो हमको नहीं लगता कि तुम दोनों इस संसार को फिर कभी देख पाओगे। यह सुनकर साहूकार और लाला राम दोनों क्रोधित हो गए। साहूकार ने आदित्य की ओर देखा और गुस्से से बोला, ठीक है आदित्य, ठीक है, मैं तीसरी बार नहीं आऊंगा। लेकिन तूने जो मेरा अपमान किया है, जो धमकी दी है, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। चल लाला। यह कहकर साहूकार लाला राम के साथ वहां से चला गया। कुछ देर बाद आदित्य अपने पिता रघुनाथ के साथ घर लौट आया। घर पर रघुनाथ के चेहरे पर चिंता देखकर आदित्य की मां ने पूछा, क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? रघुनाथ ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। यह सुनकर वो आदित्य से बोली, बेटा, ये तूने क्या किया? अगर साहूकार कौड़ियों के दाम खेत मांग रहा है तो दे दो, हम कहीं और चले जाएंगे। मेहनत मजदूरी करके जीवन काट लेंगे, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आदित्य ने गुस्से से अपनी मां की ओर देखा और बोला, ए अम्मा, हमारी रगों में पानी नहीं खून बहता है और साहूकार से हमको डर नहीं लगता। और वैसे भी गांव में कोई तो होना चाहिए जो उसके खिलाफ आवाज उठाए। इतना कहकर आदित्य घर से बाहर निकल गया। वो कुछ ही दूर चला था कि उसे साहूकार की पुत्री चंद्रलेखा मिल गई। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। वो अपने पिता के विपरीत थी और आदित्य को मन ही मन पसंद भी करती थी। आदित्य, मैंने सुना कि तुमने पिताजी और उनके नौकर लाला राम को बहुत कुछ सुना दिया खेत में। हाँ चंद्रलेखा, बहुत अच्छा किया तुमने। अगर गांव के और लोग भी इतनी हिम्मत करते तो पिताजी का दबदबा इतना ना होता। अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उसे सहन करने वाला। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी खतरनाक हैं, उनसे होशियार रहना। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिताजी और उनके गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया। चंद्रलेखा कुछ देर बाद अपनी हवेली लौट आई। हवेली में साहूकार गुस्से से लालाराम के पास बैठा हुआ था। साहूकार जी, आदित्य की बातों में बगावत की बहुत भयानक बू आ रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह आग पूरे गांव में फैल जाएगी।
और आपका दबदबा खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर साहूकार की पत्नी चमकी आ गई। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आदित्य अपना खेत बेचना नहीं चाहता तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको उसे अपने साथ मिला लेना चाहिए। ऐसे बहादुर नौजवान बहुत कम मिलते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है चमकी कि क्या मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की? लेकिन उस लड़के ने मेरे मुंह पर मना कर दिया और कहा कि वो मेरे जैसे अत्याचारी साहूकार के साथ कभी भी काम नहीं करेगा। वो एक किसान है, किसान खेती ही करेगा। लेकिन सारा गांव जानता है कि हमारी पुत्री चंद्रलेखा आदित्य को मन ही मन प्रेम करती है और आदित्य भी उसे चाहता है। अरे बकवास बंद करो चमकी। कहीं तुम यह नहीं भूल रही कि चंद्रलेखा हमारी पुत्री से कहीं ज्यादा हमारे लिए हुक्म का वो मोहरा है जिसे हम समय आने पर इस्तेमाल करेंगे। मैं चंद्रलेखा का हाथ उस बगावती किसान को हरगिज नहीं सौंपूंगा। तभी वहां पर चंद्रलेखा आ गई। पिताजी, अगर आदित्य आपको अपना खेत बेचना नहीं चाहता तो आप उसके पीछे मत पड़िए। पूरे गांव में केवल वही तो अच्छा इंसान है। मुझे पता है चंद्रलेखा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे मन में आदित्य बसा हुआ है तो उसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि मैं तुम्हारा विवाह उससे तो हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं भूल नहीं सकता कि तुम एक साहूकार की बेटी हो और वो एक मामूली किसान, वो भी तुम्हारे पिता का दुश्मन किसान। जाओ अपने कमरे में जाओ चुपचाप। चंद्रलेखा चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। कक्ष में जाकर चंद्रलेखा गहरी सोच में डूब गई। सारा गांव तो जानता है कि मैं आदित्य को पसंद करती हूँ। शायद आदित्य को भी पता है, लेकिन मैंने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया। मुझे अब कर देना चाहिए। अगर आदित्य भी मुझसे प्रेम करता है तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो इतना बहादुर है कि पिताजी की आंखों के सामने ही मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे ब्याह कर ले जाएगा। उधर साहूकार गुस्से से अपनी हवेली से बाहर आ गया। हाँ लाला राम, बहुत हो गया। आज रात आदित्य अपने खेत में रुकेगा, क्योंकि उसकी फसल अब पक चुकी है और जंगली जानवरों का खतरा है। तू एक काम कर, अपने 2-3 आदमियों को भेज और आदित्य को रास्ते से हटवा दे। गांव में यह खबर फैला देना कि जंगली जानवरों ने आदित्य को मार डाला। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आदित्य की उपजाऊ जमीन मेरी हो जाएगी और गांव के नौजवान जो मेरे खिलाफ सर उठाने की सोच रहे हैं, उनकी सोच भी खत्म हो जाएगी। क्या दिमाग चलाया है साहूकार जी, बहुत ही बढ़िया फैसला। यह निर्णय तो मैं कहता हूँ आपको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। आप चिंता मत करिए, आज ही रात मैं आदित्य को रास्ते से हटवाने का इंतजाम कर दूंगा। साहूकार ने संतोष से आंखें बंद कर ली। शाम का वक्त हो चुका था। खेत के बीचों बीच आदित्य अकेला बैठा हुआ था। हवा में एक बेचैनी सी घुली हुई थी। तभी पास की झाड़ियों में अचानक तेज हलचल हुई और आदित्य चौंक कर उठ खड़ा हुआ। कौन है वहां? झाड़ियों से एक छोटी सी हिरन तेजी से निकलकर आदित्य के सामने आकर रुक गई। उसने आदित्य को बेहद गौर से देखा। उसका अंदाज बिल्कुल सामान्य नहीं था। तू हिरन है या कोई भूत? मुझे मत देखो इस तरह, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। तुम्हारी जान खतरे में है। आदित्य के चेहरे पर आश्चर्य और संशय एक साथ उभर आया। अरे तू इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? अरे हिरण के भेष में कहीं तू कोई चुड़ैल या पिशाचनी तो नहीं? मुझे हिरन नहीं, हिरन रानी कहो। मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूं? हिरण कभी इंसानी भाषा नहीं बोलती। समय आने पर सब बता दूंगी, लेकिन अभी एक बात ध्यान से सुनो। आज रात खेत पर मत रुकना। साहूकार और लाला राम ने तुम्हें मारने की योजना बनाई है। मैंने खुद उनकी बातचीत सुनी है। वो जंगली जानवरों के बहाने तुम्हें मरवाना चाहते हैं। इतना कहकर हिरन रानी तेजी से झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर तक आदित्य वहीं खड़ा रहा।
फिर सोचते सचते खेत छोड़कर चला गया। अगली सुबह साहूकार की हवेली मेंगा और भीम नाम के 2 गुंडे सिर झुकाए खड़े थे। साहूकार का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आज पहली बार तुम दोनों खाली हाथ लौटे हो। क्या कहोगे? अब बोलो, क्या कहोगे? साहूकार जी, विश्वास कीजिए, हमने पूरी रात खेत में इंतजार किया, लेकिन आदित्य वहां था ही नहीं। नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? आदित्य तो अपना खेत कभी नहीं छोड़ता। लेकिन सत्य यही है साहूकार जी, हमने उसे ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। उल्टे कुछ जंगली जानवर जरूर आ गए और खेत में नुकसान कर गए। साहूकार यह सुनकर कुछ पलों के लिए चुप हो गया। फिर उन दोनों को वहां से जाने का इशारा किया। तभी वहां लाला राम आ पहुंचा। मालिक, आदित्य का यूं गायब हो जाना इस बात का संकेत है कि उसे हमारे इरादों की भनक लग गई है। क्या बात कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? कैसे? अरे ये बात तो सिर्फ हमारे बीच हुई थी ना। मैंने तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। और जब हमने योजना बनाई तब चंद्रलेखा भी हवेली में नहीं थी। अगर कोई आदित्य को खबर दे सकता है तो वह तो सिर्फ चंद्रलेखा ही हो सकती है, लेकिन वह तो उस वक्त यहाँ नहीं थी। अब जो भी हो मालिक, इस आदित्य को रास्ते से हटाना अब बहुत जरूरी हो गया है। साहूकार की आंखों में एक गहरा संकल्प भर आया। अगली सुबह जब आदित्य खेत पहुंचा तो वह चौंक गया, क्योंकि फिर वही हिरण सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ, कल तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। साहूकार के गुंडे गांगा और भीमा लाठी डंडे लेकर हमारे खेत में आए थे हमको मारने। हम छुपकर उन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे। अब यह तुम बताओ कि तुम हो कौन? तुम्हें अगर मेरे बारे में जानना है तो यहाँ से कुछ दूर उस पीपल के वृक्ष के पास जाओ जहाँ एक साधु महाराज रहते हैं। उनसे कहना कि एक हिरण ने एक किसान की जान बचाई है और फिर सारी घटना उन्हें बताना। साधु जो कहे वही करना। इतना कहकर हिरण बड़ी फुर्ती से वहां से चली गई। आदित्य की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद से बोला, हाँ, जो भी हो, इस हिरण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसने हमारी जान बचाई है, नहीं तो कल रात तो हम मारे गए होते। यह कहकर वो चल पड़ा उस स्थान की ओर जहां पीपल का वृक्ष था। वहां साधु महाराज बैठे थे। कौन हो तुम? प्रणाम साधु महाराज, मैं एक किसान हूँ और एक हिरण ने मेरी जान बचाई और वो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने आपका पता बताया। दरअसल बात यह है। इतना कहकर आदित्य ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराए। हाँ, तो आखिरकार उसे यानी कि हिरण रानी को अक्ल आ ही गई। देर आए दुरुस्त आई। लेकिन चलो आगे चलो। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। आपकी वजह से? क्या मतलब? सारी बातों का रहस्य तुम्हें पता लग जाएगा। पहले यह बताओ, तुमने मुझे गांव की सारी घटनाएं बताई कि कैसे साहूकार तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता है, लेकिन तुम उसके सामने नहीं झुके। और यह भी जान लो कि उसकी बेटी चंद्रलेखा अपने पिता की आदतों से बिल्कुल अलग है। वो तुम्हें मन ही मन पसंद करती है। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? पसंद तो करता हूँ महाराज, लेकिन वह तो साहूकार की बेटी है। और दूसरी बात यह, गांव के सारे लोग सिर्फ चुपचाप बातें करते हैं। चंद्रलेखा ने अभी तक अपने प्रेम का इजहार तक नहीं किया है। अगर वह अपने प्रेम का इजहार करे तो क्या तुम में उससे विवाह करने की हिम्मत है?
बिल्कुल है साधु महाराज। अगर वह हमारी पत्नी बनना चाहती है तो फिर दुनिया की कोनो ताकत हमें एक होने से रोक नहीं सकती। अगर उसका पिता अच्छा इंसान होता तो हम उसके आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करते। लेकिन गांव में कौन नहीं जानता कि साहूकार और उसकी पत्नी कैसे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता महाराज जब गांव का कोई बच्चा, बूढ़ा या औरत उन्हें कोसते ना हो। बताइए भला। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर चंद्रलेखा तुमसे प्रेम का इजहार करे तो तुम्हें उसी गांव के मंदिर में उससे विवाह करना होगा और तुम्हें उस हिरण का आशीर्वाद लेना होगा। जब तक वो हिरण चंद्रलेखा और तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, वो अपने असली रूप में नहीं आ सकती। अगर तुम्हें यह करने की हिम्मत है तो तुम्हारा विवाह मैं स्वयं संपन्न कराऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर चंद्रलेखा हमसे प्रेम का इजहार करती है तो हम तो जरूर उससे विवाह करेंगे, और जब ऐसा होगा ना तो हम स्वयं आपको बुलाने आएंगे साधु महाराज, और आपको अपने साथ गांव के मंदिर ले चलेंगे। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। आदित्य जैसे ही अपने गांव पहुंचा, तभी गांव का मुखिया उसे मिल गया। आदित्य, अरे भाई कहाँ थे? हम तुमको कब से ढूंढ रहे हैं। तुम रात को घर भी नहीं आए और तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान हैं। क्या हो गया? यह सुनकर आदित्य तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसे देखते ही रघुनाथ बोल पड़े। आदित्य, देखो बेटा, मुझको पता है कि तुम रात में अपने खेत में नहीं थे। हाँ पिताजी, क्योंकि साहूकार नेंगा और भीमा को मुझे मारने के लिए भेजा था। यह सुनकर आदित्य की मां डर गई और कहने लगी, अब समझी, इसलिए चंद्रलेखा सुबह के समय यहाँ पर आई थी तुझे पूछती हुई। यह सुनकर आदित्य चौंक गया और तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि चंद्रलेखा उसे मिल गई। आदित्य, वर्षों से मेरे मन में एक बात दबी हुई थी। मुझे तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्यों तुम मुझे किसान नहीं बल्कि एक राजा जैसे लगते हो। आदित्य, मैं अपने पिता और माँ के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? चंद्रलेखा, विश्वास करो, न जाने कब से मेरे कान तुम्हारी जुबान से यही सुनने को तरस रहे थे। हाँ, चलो चलो, मेरे साथ चलो चंद्रलेखा, चलो। आदित्य तुरंत चंद्रलेखा को साधु के पास ले गया। साधु उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। हाँ, लगता है कि चंद्रलेखा ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया है। तुम्हारा विवाह आज ही होगा। साधु आदित्य और चंद्रलेखा को गांव के मंदिर में ले गया और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तभी बड़ी फुर्ती से वही हिरण वहां दौड़ती हुई आ गई। गांव में हड़कंप मच गया। अरे भैया, साहूकार की बेटी चंद्रलेखा आदित्य से विवाह कर रही है और साधु उसका विवाह करवा रहा है। देखो भैया। यह बात जब साहूकार और उसकी पत्नी चमकी को पता लगी तो वह बुरी तरह चौंक गए। अरे चौंकने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से मंदिर चलो और किसी भी तरह से उनके विवाह को रुकवाओ साहूकार जी, नहीं तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। जल्दी चलो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।
जाओ और भीमा को बुलाओ। अब मैं आदित्य को गांव में सबके सामने मार डालूंगा, चाहे राजा विक्रम हमको फांसी ही क्यों ना दे दे। चलो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी बेटी सदा सुहागन रहो। इतना कहते ही रंग बिरंगी रोशनी के साथ हिरण एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तभी गांव वाले दंग रह गए। अरे साहूकार जी, ये तो रानी रुक्मणी है, राजा विक्रम की पत्नी। इसका मतलब रानी रुक्मणी ने ही विवाह संपन्न कराया। ओ, इसका मतलब आदित्य की पहुंच राजमहल तक है। अरे भागो रे भाई। इतना कहकर रंगा और भीम दबे पांव वहां से भाग गए। साहूकार अवाक खड़ा रह गया। ये कैसे संभव है? तुम तो वर्षों पहले लापता हो गई थी ना? तभी साधु ने कहा, अब सच्चाई स्वयं रुक्मणी बताएगी। सारी गलती मेरी थी। जब मेरी पुत्री 2 वर्ष की थी, मेरे पति राजा विक्रम ने उसका रिश्ता अपने मित्र के किसान पुत्र आदित्य से तय कर दिया। यह सुनकर मैं बहुत क्रोधित हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी एक किसान की पत्नी बने। साहूकार उस समय मेरे महल में कर्मचारी था। मैंने उससे सलाह ली। उसने कहा कि वो मुझे और मेरी बेटी को ऐसी जगह ले चलेगा जहां राजा विक्रम हमें खोज नहीं सकेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई। वो हमें जंगल ले गया। रात में बोला कि यहीं रुकते हैं, आगे जानवरों का खतरा है। फिर कहा मैं खाना लाता हूँ। लेकिन अचानक मेरे सिर पर वार हुआ और मैं बेहोश हो गई। सुबह उठी तो बेटी और साहूकार दोनों गायब थे। घायल हालत में भटकती रही। तभी मुझे यह साधु मिले। मैंने उन्हें सब बताया। इन्होंने कहा, यदि राजा ने किसान से रिश्ता तय किया तो गलत क्या, तू अपने अपराध की सजा पाएगी। और साधु महाराज ने मुझे हिरण बना दिया और कहा, जब तू हिरण के रूप में अपनी बेटी का विवाह खुशी से किसान के बेटे से करेगी और आशीर्वाद देगी, तभी तेरा श्राप मिटेगा। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को हिरण के रूप में साहूकार की ही हवेली में पाया। तब से मैं अपनी बेटी के ही पास थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। अरे मुझे लगा था कि तू मर गई। मैंने योजना बनाई थी कि एक दिन राजा से फिरौती में खजाना मांगूंगा, क्योंकि चंद्रलेखा के हाथ में अपने वंश का निशान है। पर तूने मेरी योजना पर पानी फेर दिया। देखते क्या हो गांव वालों, साहूकार, उसकी पत्नी और उसके साथी लाला राम की पिटाई कर दो। ये रानी का आदेश है। गांव वालों ने तीनों की जमकर पिटाई की। सब बेहोश हो गए। रुक्मणी चंद्रलेखा और आदित्य को लेकर राजमहल पहुंची और सारी बात राजा विक्रम को बताई। रुक्मणी ने क्षमा मांगी। मैं सब क्षमा करता हूँ। आदित्य अब मेरा दामाद है। साहूकार, उसकी पत्नी और लाला राम को जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया गया। इस तरह एक गरीब किसान का बेटा हिरण रानी के आशीर्वाद से न केवल अत्याचार से मुक्त हुआ, बल्कि राज्य परिवार का दामाद बना। उसने दिखा दिया कि सच्चाई, साहस और प्रेम के सामने झूठ और लालच की कोई औकात नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सा युवक भी राजकुमार से कम नहीं होता। बस जरूरत होती है किसी रानी के आशीर्वाद और खुद पर विश्वास की।